मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम चैप्टर नंबर 6 का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको पोषण के बारे में बताया था। मैंने जैव प्रक्रम बताया था कि जैव प्रक्रम में मुख्यतः 4 प्रक्रम चलते हैं, जिसमें पोषण, श्वसन, वहन तथा उत्सर्जन ये होते हैं। तो पोषण तो हमने वहां पढ़ लिया था, 2 प्रकार का पोषण बताया था। अमीबा में पोषण पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने मनुष्य में पोषण पढ़ा था। अब इस पार्ट में हम सेकंड जो ऑप्शन है श्वसन, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको श्वसन के बारे में बताया था कि श्वसन है क्या। तो श्वसन की परिभाषा अगर पढ़ी जाए तो मैंने आपको बताया था, पिछले पार्ट में ही बताया था कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा शरीर की कोशिकाओं की आवश्यकताओं के लिए खाद्य पदार्थों का विघटन श्वसन कहलाता है। यानी कि जो आप खाना खा रहे हैं उसका पाचन कर रहे हैं, कोशिकाओं में जा रहा है और उस कोशिका में ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उस ऊर्जा को बनाने के लिए उस खाद्य को या उस भोजन को विखंडित किया जाता है, जिसके उपरांत ऊर्जा प्राप्त होती है और ये ऊर्जा हमारे शरीर में एटीपी के रूप में संचित रहती है, जिससे हमारे सारे शरीर की क्रियाएं चलती हैं। ठीक है, तो श्वसन तो श्वसन यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ लिखा है मैंने कि पोषण प्रक्रम के दौरान, यानी कि जो पोषण प्रक्रम हुआ था जिसमें पाचन हुआ था, उसके दौरान ली गई खुराक जो आपने खाना खाया है उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए कोशिकाओं में होता है। ठीक है, जिससे शरीर के सभी कार्य हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर के कार्य के लिए जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिलेगी? कोशिकाओं से मिलेगी। कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो अतः कोशिकाओं में खुराक या जो भोजन है के विखंडन की विधि को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो कोशिका के अंदर जब आपका भोजन या खुराक विखंडन होगा तो उसको हम बोलेंगे कोशिकीय श्वसन। इसलिए हमें O2 की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब होता क्या है, आपने जो खाना खाया है या जो हम लोगों ने खुराक ली है उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, या ग्लूकोज कह सकते हैं। और उस ग्लूकोज का फार्मूला मैंने आपको बताया था C6H12O6, यानी कि इसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं। ठीक है, तो वहीं आगे लिखा है कि जिससे खुराक में उपस्थित ग्लूकोज जो हम लोगों ने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में लिया है, जो ग्लूकोज है उसके 6 कार्बन का विखंडन 3 पाइरूवेट तथा ऊर्जा में होता है। तो होगा क्या, कोशिकीय श्वसन में होगा क्या कि जब आप O2 लेंगे तो आपने जो खाना खाया है उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है उसको तोड़ा जाएगा और उसके टूटने से, उसके विखंडित होने से 3 पाइरूवेट के अणु अलग होंगे तथा ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से होता है। जो ग्लूकोज का अणु है वो 3 प्रकार से टूटेगा। एक तो टूटता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो, उसमें किण्वनीकरण की क्रिया होती है जिसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। आपने देखा होगा कि गन्ने के सीरे में भी किण्वनीकरण होता है, या जो आपका दूसरा आपका जो ढोकला बनता है उसमें भी किण्वनीकरण होता है। उसमें एक किण्वन के लिए एक पदार्थ डाला जाता है जिसके बाद उसमें खमीर उत्पन्न होता है और किण्वीकरण की क्रिया होती है और CO2 गैस मुक्त होती है। किण्वनीकरण की क्रिया में मेन चीज क्या है कि वहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और इस क्रिया में CO2 उत्पन्न होती है और उभार आता है, तभी ये आपका ढोकला फूल जाता है। ठीक है, तो पहला लिखा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा ये। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल ईस्ट में होता है। ठीक, दूसरा ऑक्सीजन के अभाव में, यानी कि ऑक्सीजन तो है लेकिन कम मात्रा में है, तो उस कंडीशन में भी हमारा विखंडन होगा। ठीक है, तो ये कहाँ होता है? आपने देखा होगा कि आप जब दौड़ लगाते हैं या कोई वर्जिश करते हैं तो आपकी पेशियों में खिंचाव आ जाता है, क्रैम्प आ जाता है। तो क्यों आ जाता है कि जो हमारी कुछ पेशियां हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें खिंचाव या क्रैम्प आ जाता है। तो जब ऑक्सीजन का अभाव होगा तो उसमें एक प्रकार का एसिड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे पेशियों में दर्द हो जाता है या हमारी जो पेशियां हैं वो सूज जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो दूसरे प्रकार का विखंडन है वो ऑक्सीजन के अभाव में होगा। ऑक्सीजन तो है लेकिन कम है, ये पेशी कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पेशी कोशिका। तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन खूब मात्रा में है। ठीक है, तो वहां पर कहाँ होगा?
वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे शरीर में जो सेल है, कोशिका है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ऑक्सीजन की पूर्ण उपलब्धता रहती है, वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है, और इसमें जब ये विखंडन होता है तो ऊर्जा एकत्र होती है। और इसीलिए हमारे कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हम कड़ाप सूत्र बोलते हैं, उसको पावर हाउस कहा गया है, बिजली घर कहा गया है। बिजली घर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा को बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये विखंडन होता है। ठीक है, अब इसको और डिटेल में आपकी किताब में भी दिया है, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में और बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अभी आप देखिए ग्लूकोज हमारा है। ग्लूकोज का यहाँ पर सूत्र लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं C6H12O6। कार्बन के 6 अणु हैं, लिख दिए 6 कार्बन अणु। इसका क्या होगा? कोशिका के अंदर होगा। कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है उसमें इसका विखंडन होगा। तो ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में विखंडन होगा O2 की उपस्थिति में। तो पाइरुवेट के 3 अणु बनेंगे और साथ में ऊर्जा। अब ये 3 प्रकार से होगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 किसको कहा है हमने? नंबर 1 का है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला। तो ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति में ये पाइरुवेट बनेंगे तो बनने वाला पदार्थ होगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बताया था, रिलीज होती है, और प्लस ऊर्जा। और ऊर्जा कितनी? 2 ATP। बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा इसमें बनती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो आपका कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, तो वहां पर बनने वाला जो पदार्थ है या जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो है इथेनॉल, CO2 और ऊर्जा। ऊर्जा कितनी? 2 ATP। ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये हमारे शरीर में संचित रहती है, और इसी का अणु जब खर्च होता है तो उससे हमें शरीर में ऊर्जा मिलती है। ATP ADP में परिवर्तित हो जाती है और हमें शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो पहला तो हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो उसमें बनने वाले पदार्थ इथेनॉल, CO2 और 2 ATP की ऊर्जा। दूसरा हमारा है ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन की मतलब उपस्थिति है लेकिन कम मात्रा में है, तो वहां पर बनने वाला पदार्थ है लैक्टिक अम्ल, जो मैंने बताया था, लैक्टिक एसिड जिसको बोलते हैं, साथ में ऊर्जा। और यहाँ पर ऊर्जा कितनी मिल रही है? 3 ATP अणु। ठीक है, तीसरा हमारा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो यहाँ पर बनने वाला पदार्थ CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, H2O जल का निर्माण होगा, साथ में ऊर्जा। और ऊर्जा कितनी? बहुत ज्यादा मात्रा, 38 ATP के अणु इसमें बनते हैं। तो श्वसन मैंने आपको बता दिया। अब ये श्वसन जो हमारा है वो 2 प्रकार से हो गया, मुख्यतः 2 प्रकार का हुआ, जैसा आपने यहाँ पढ़ा। तो पहला श्वसन है आक्सी श्वसन, आक्सी श्वसन, और नंबर दूसरा है अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। जैसा कि नाम में दिया है आक्सी श्वसन मतलब इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये श्वसन होता है। तो इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि आक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर बताएं। ये 2 नंबर में आता है, तो मैं आपको ये स्लाइड के द्वारा आपको ये अंतर बताता हूं, जिसको आप याद करेंगे। ओके, हाँ तो बच्चों, अब हम बात करेंगे आक्सी श्वसन एवं अनाक्सी श्वसन में अंतर। मैंने यहाँ चार्ट बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं, एक तरफ आक्सी श्वसन के बारे में दिया है और एक तरफ अनाक्सी श्वसन में। तो सबसे पहला पॉइंट है आक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा पॉइंट, आक्सी श्वसन यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है या होता है। दूसरा, अनाक्सी श्वसन यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि आक्सी श्वसन ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। आक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है।
जबकि अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। चौथा पॉइंट है कि आक्षी श्वसन में ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। इसमें एटीपी के 38 अणु बनते हैं और ये इसका उदाहरण देखें तो ये मानव में पाया जाता है। अनाक्षी श्वसन में ऊर्जा बहुत कम उत्पन्न होती है और इसमें एटीपी के केवल 2 ही अणु बनते हैं और इसका उदाहरण ईस्ट है। तो आप ये इसको आराम से पढ़ लें, ये बोर्ड में पूछा जाता है। ओके। मानव श्वसन तंत्र पढ़ने से पहले हम बात करेंगे जो अन्य जीव हैं वो किस प्रकार से श्वसन करते हैं। आप सभी बच्चों को मालूम है कि जितने भी सजीव होते हैं वो श्वसन करते हैं, ठीक है। तो जो जलीय जंतु होते हैं, जैसे कि मछली हो गई जो जल में रह रही है, तो उसको भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है और वो ये श्वसन पानी में उपस्थित ऑक्सीजन से करती है, जिसके लिए उसमें विशेष प्रकार के श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। मछली के अंदर आपने देखे होंगे गिल्स होते हैं। ये गिल्स क्या काम करते हैं? मछली मुंह से पानी लेती है और गिल्स के द्वारा बाहर निकाल देती है और इसी दौरान पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को मछली में उपस्थित विशेष प्रकार के श्वसन तंत्र के द्वारा, गिल्स के द्वारा उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मछली जो जल में रह रही हैं वो अपने गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन को लेती है, ठीक है। दूसरा और भी बहुत सारे, जैसे कि केंचुआ है, केंचुआ ज़मीन के अंदर रहता है। तो हर एक प्राणी में ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर श्वसन तंत्र उपस्थित हो। अलग अलग प्राणियों में अलग अलग श्वसन तंत्र या अलग अलग श्वसन की विधियां पाई जाती हैं। तो जो आपका केंचुआ है वह ज़मीन के अंदर रहता है, तो ज़मीन के अंदर अब वो कैसे श्वसन लेगा? तो वहाँ पर उसकी त्वचा श्वसन करती है। आपके केंचुए के अंदर किसी प्रकार का श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है, उसमें जो भी श्वसन होता है वो उसकी त्वचा के द्वारा पूर्ण होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मानव में श्वसन तंत्र। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर आपको पहले इसमें समझ लेना है कि हम जो श्वसन करते हैं या जो श्वास लेते हैं, तो जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है उसको हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वह ऑक्सीजन का जो मार्ग है वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम जो श्वास लेते हैं वो नाक के द्वारा लेते हैं। तो सबसे पहले जो वायु है हमारे शरीर में प्रवेश कहाँ से करती है? नासाद्वार के द्वारा। नासाद्वार के बाद आप देख सकते हैं ग्रसनी है, ग्रसनी से होती हुई हमारे कंठ, गले में आ जाती है और कंठ के बाद ये श्वास नली, और श्वास नली से आपकी जो उपास्थि वलय की एक रचना जैसी, उपास्थि वलय मतलब एक रिंग टाइप की रचना होती है और थोड़ी ये ऐसी उपास्थि मतलब होता है अस्थि जैसी, मतलब हड्डी की नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ही मजबूत होती है। जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये पिचकती नहीं है, ठीक है। तो फिर उपास्थि वलय के बाद ये हमारे फुफ्फुस बोलते हैं जिसको, जो हमारे दोनों साइड के फेफड़े होते हैं। तो ये उपास्थि वलय वाली जो नली है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। दोनों साइड के जो हमारे फेफड़े हैं जिसको हम फुफ्फुस कोशिकाएं बोलते हैं, उनमें ये चली जाती है। और फुफ्फुस में क्या होती है? बहुत छोटी छोटी श्वसन वाहिकाएं होती हैं और उन वाहिकाओं में ये हवा या O2 है वो जाती है और वाहिकाओं के अंतिम छोर पर कूपिका पाई जाती हैं, जो गुब्बारे जैसी रचना आप देख रहे हो, जो ये देखिए कूपिका बताई गई है, तो ये कूपिका में चली जाती हैं। और कूपिका का क्या काम होता है? कूपिका से ये हमारे ब्लड में, जो कूपिका के अंदर रुधिर वाहिनियाँ रहती हैं, तो रुधिर वाहिनियों में एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जब आप टेस्ट कराने जाते हैं तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा चेक की जाती है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? आरबीसी, जो हमारी रेड रुधिर कणिकाएं हैं, जो लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें ऑक्सीजन को शोषित कर लिया जाता है। शोषित करने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है और इसी समय हमारे शरीर में उपस्थित CO2 भी इसी मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका मेन जो रास्ता है उसको आप एक बार समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। इसके बाद हमारे शरीर में आप देख रहे हैं चित्र में डायफ्राम दिया गया है। तो जब हम श्वसन करते हैं, तो जब हम सांस को ग्रहण करते हैं तो डायफ्राम ऊपर आ जाता है, और जब श्वास को बाहर निकालते हैं तो डायफ्राम नीचे चला जाता है। इसको आप अनुभव करके देख सकते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है कि हमारे जो वक्ष गुहा है, हमारे जो सीने के अंदर जो गुहा है, वहाँ पर एक दबाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से श्वसन होता है और हमारे शरीर के अंदर O2 प्रवेश करती है और CO2 बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है। फिर ये जो हमारे शरीर में O2 आ जाती है, तो ये रुधिर वाहिनियों के द्वारा हमारे हृदय में, और हृदय में जाने के बाद हृदय अनेक शरीर के अंगों तक इस शुद्ध ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर है उसको पहुंचा देता है, और शरीर में जो श्वसन की क्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि जो धूम्रपान है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो किसी को भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई धूम्रपान करता है तो उसको समझाना चाहिए कि ये हमारे शरीर के बहुत ही हानिकारक है। ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम धूम्रपान करते हैं तो फेफड़े में कैंसर हो जाता है। अब ये कैंसर कैसे होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी श्वास नली है उसके ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे बाल के आकार के रोम जैसे सीलिया पाए जाते हैं, जिनको हम सीलिया कहते हैं। अब ये सीलिया क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया या बहुत सारे मिट्टी के कण और बैक्टीरिया, वायरस, इनको वो अंदर आने से रोकते हैं, जिससे कि वो फेफड़े के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। तो ज़्यादा समय तक जो लोग धूम्रपान करते हैं तो धुएं की वजह से वो सीलिया उनके नष्ट हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि बहुत सारे धूल के कण, धुआं, और आपका धुआं भी अंदर जा रहा है, रोगाणु भी बहुत सारे आ रहे हैं, उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस आपके फेफड़े के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन, संक्रमण हो जाता है और आपको खांसी होने लगती है। और ये जब आगे और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो फेफड़ों में कैंसर का कारण बनते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो किसी को भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मानव में वहन। तो अभी तक हम लोगों ने पोषण पढ़ लिया, श्वसन पढ़ लिया, और श्वसन के दौरान हमारे शरीर के अंदर आ गई है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहाँ पर आई है, रुधिर में। मैंने आपको बताया था कि मानव के अंदर या जो मनुष्य है उसके अंदर जो श्वसन वर्णक है उसको हीमोग्लोबिन कहा गया है। जो आपकी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो उनमें पाया जाता है, और उसका मुख्य काम क्या होता है, कोशिकाओं में आई हुई O2 को शोषित करना। ठीक है। तो अब ये आपके ब्लड में आ गया। अब ब्लड के द्वारा क्या होगा, ये पूरे शरीर में जाएगा। हमारे शरीर में सभी जगह ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको पूर्ति करने के लिए ये पूरे शरीर में वहन किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा, हमारे हृदय के द्वारा। आप लोगों ने सुना है कि हृदय क्या करता है, शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है और अशुद्ध रक्त को वहाँ से लाता है। तो ये शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है, शुद्ध रक्त का मतलब O2 युक्त रुधिर, और अशुद्ध रक्त का मतलब CO2 युक्त रुधिर। ठीक है। तो इसको हम अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानव में वहन। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं अब। हाँ तो बच्चों, मानव में वहन पढ़ने से पहले थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल में आपको बता देते हैं कि ये होता क्या है और इसकी शरीर में क्यों, कितना महत्वपूर्ण स्थान है या कितनी आवश्यकता है। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में बात की थी, इस चैप्टर का नाम था जैविक प्रक्रम, और हमने बताया था कि 4 चीज़ें थीं, 4 प्रक्रम थे जो हमारे शरीर में निरंतर होते हैं, जिसमें सबसे पहले पोषण, नंबर 2 पे श्वसन, और नंबर 3 पर वहन, और नंबर 4 पे आता है उत्सर्जन। ये चारों प्रोसेस हमारे शरीर में होती रहती हैं। जो भी सजीव हैं उनके सभी के शरीर में ये चीज़ें होती हैं, और जिससे कि उनके जीवन को टिकाया रखा जाता है। तो वहन का मतलब ये है कि हमारे शरीर में कई सारे अंग हैं, अलग अलग स्थानों पर हैं, और उन सभी को पोषण की आवश्यकता होती है, कई प्रकार के हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके साथ साथ कई प्रकार के एंजाइम्स हैं, और आप जो श्वसन में O2 लेते हैं उसको भी हर जगह शरीर में वहन के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपने श्वसन के अंतर्गत जो ऑक्सीजन ली है वो आपके फेफड़ों में जाने के बाद आपके पूरे शरीर में जाती है, तो उसको पहुंचाने का जो काम है वो वहन कहलाता है।
दूसरा, अगर आप देखें कि आपने भोजन खाया, अच्छे से अच्छा भोजन किया और वो भोजन आपके कहाँ गया, आहार नाल में गया, वहाँ पे उसका पाचन हुआ, वहाँ पे रुधिर रसांकुर के द्वारा वो अवशोषित किया गया और इसके बाद उसके द्वारा जो मिला हुआ ग्लूकोज है या शर्करा है या जो प्रोटीन है या जो भी पोषक तत्व हैं उनको पूरे शरीर में पहुंचाना होता है। तो वो जो पहुंचाने का काम है वो वहन कहलाता है। अब ये वहन करने के लिए कुछ माध्यम चाहिए। तो माध्यम क्या है, आपके शरीर में जो रुधिर है वो इसका पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि आपने देखा था कि जो भी पोषण के उपरांत जो पचा हुआ भोजन है उसमें से जो भी पोषक तत्व हैं वो रसांकुर के द्वारा रुधिर कणिकाओं में डाल दिए जाते हैं, यानी कि रुधिर में आ जाता है और रुधिर क्या करता है, पूरे शरीर में उसको वहन कर देता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन जब हम श्वसन करते हैं तो O2 जो है तो कूपकाओं के द्वारा O2 को कहाँ ले जाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं में। हमने आपको बताया था वहाँ पर हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है जो इसको अवशोषित कर लेता है और जब ये ऑक्सीजन हमारे रुधिर में आ जाती है फिर इसके बाद इसका वहन पूरे शरीर में मस्तिष्क से लेके आपके जितने भी शरीर में पार्ट्स हैं वहाँ पर इसको पहुँचा दिया जाता है। तो कहने का मतलब है इस वहन के लिए जो माध्यम है वो है हमारा रक्त या रुधिर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं कि मानव में वहन। अब आपको मतलब समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, अब हमको यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं कि काम कैसे करता है। देखिए, मनुष्य के शरीर में पाचन के पश्चात जो आपने खाना खाया उसका पाचन हुआ, उसके पश्चात जो पोषक तत्व हैं तथा हार्मोन्स और एंजाइम्स तथा या एवं श्वसन के दौरान ली गई O2 ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना आवश्यक होता है, अतः इसे वहन द्वारा पूर्ण किया जाता है। ठीक है ना। अब जो वहन हो रहा है मैंने आपको बताया मेन किसके द्वारा हो रहा है, रुधिर के द्वारा। लेकिन रुधिर अपने आप तो जा नहीं सकता है, रुधिर को भी गति देनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक विशेष मार्ग चाहिए, रुधिर नलिकाएं चाहिए और इसको गति देने के लिए क्या करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपके घरों में पानी आता है, आपको पानी नीचे से फ्लो उसका अगर कम है आपको ऊपर चढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है, पंप लगानी पड़ती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में रुधिर को सभी जगह तक पहुंचाने के लिए रुधिर नलिकाओं की आवश्यकता होती है और पंप करने के लिए, इसको दबाव उत्पन्न करने के लिए हृदय की आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा कि हृदय क्या है, हमारे शरीर का एक पंप है जो क्या काम करता है, रुधिर को धकेलता है और विभिन्न अंगों तक रुधिर को पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे वहन के प्रमुख अवयव। 3 मुख्य अवयव हैं। नंबर फर्स्ट तो हृदय। हृदय तो आपको चाहिए ही, क्योंकि हृदय नहीं होगा तो पंपिंग सिस्टम नहीं हो पाएगा और आपका रुधिर एक ही जगह रहेगा। दूसरा, रुधिर को जाने के लिए विशेष मार्ग, जिनको हमने रुधिर नलिकाएं बोला है, वो हमारे शरीर में 2 प्रकार की हैं, धमनी एवं सिरा। आपने नाम सुना होगा कि जो धमनी होती हैं वो रुधिर को पहुंचाने का काम करती हैं और जो सिरा है वो क्या करती है, हृदय में रुधिर को वापस लाती है। धमनी हृदय से रुधिर को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती है और सिरा शरीर के अन्य भागों से जो रक्त पहुंचा हुआ है उसको वापस हृदय में लाता है। ठीक है, तो इसका डिटेल में हम आगे बात करेंगे। अभी हम इतना जान लेते हैं कि रुधिर नलिकाएं हैं हमारी धमनी एवं सिरा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरी चीज़ है हमारी रुधिर या रक्त। अब जो ये हमारा रक्त है या रुधिर है ये बना किससे है, तो देखिए इसमें 4 चीज़ों से ये मिलकर बना हुआ है। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया है। रुधिर 4 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें 3 जो चीज़ें हैं वो एक प्रकार से ठोस माध्यम में रहती हैं और एक तरल माध्यम में रहती हैं। ठीक है, तो देखिए रुधिर में क्या पाई जाती हैं, WBC पाई जाती है। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएँ। दूसरी RBC रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाएँ। नंबर तीसरी चीज़ क्या है, प्लेटलेट्स। आपने सुना होगा कि डेंगू की जब बीमारी हो जाती है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स हो गया, 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ है लसिका। इसमें आपको ध्यान से देखिए समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा जो रुधिर है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना है, WBC RBC प्लेटलेट्स और लसिका। अगर हिंदी में बात करेंगे तो श्वेत रुधिर कणिकाएँ, लाल रुधिर कणिकाएँ, प्लेटलेट्स और लसिका। ठीक है, अब ये चारों चीज़ों का बहुत ही मुख्य काम है हमारे रुधिर में। WBC का काम क्या है, ये हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती हैं। यानी कि आपके शरीर में जब भी कोई बाहर से जीवाणु बैक्टीरिया वायरस जब आपके शरीर में अटैक करता है तो उससे ये लड़ती हैं।
ठीक है। अगर ये कमी हो जाएगी आपके शरीर में WBC की तो आपको कोई भी बीमारी आसानी से लग सकती है। इसके बाद नंबर सेकंड पे आता है RBC। जैसे मैंने आपको बताया था कि RBC हमारी लाल रुधिर कणिकाएँ हैं जिनमें हीमोग्लोबिन नामक का हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की सहायता से O2 को ये अवशोषित कर लेती हैं और O2 को शरीर में विभिन्न स्थानों पर पहुंचाती हैं। ठीक है, तो O2 को पहुंचाने का काम किसका है? RBC का, लाल रुधिर कणिकाओं का। ठीक है। तीसरी चीज़ है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करती है? ये रुधिर का थक्का बनाए रखती हैं, यानी कि रुधिर को जमाए रखती हैं एक प्रकार से। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होगी तो क्या होगा? ब्लीडिंग होने लगती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, आपके शरीर के अंगों में से ब्लड बहने लगेगा। तो रुधिर को थक्का बनाए रखने का काम किसका है? प्लेटलेट्स का। ठीक है। और चौथी चीज़ है लसिका। लसिका क्या है? ये एक द्रव माध्यम है, मैंने आपको बताया था ये एक तरल पदार्थ होता है और हल्का पीले रंग का होता है। आपको कभी कभार खरोंच लग जाती है तो आप देखते हैं थोड़ा सा पीलापन जैसा फ्लूइड निकलता है आपके शरीर से, तो वो लसिका होता है। ठीक है। और ये क्या काम करता है? ये द्रव माध्यम प्रदान करता है। ये चीज़ें तो ठोस हैं, तो ये जो लसिका है इन्हीं में ये सब चीज़ें मिली होती हैं और ये आपके शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाता है। तो ठीक है, तो रुधिर हमारा 4 चीज़ों से मिलकर बना है और ये चारों चीज़ों की मैंने आपको काम बता दिए। ठीक है। तो मानव में वहन के लिए प्रमुख अवयव क्या क्या हैं? हृदय है, रुधिर नलिकाएँ हैं और रुधिर है। अब हमको यहाँ पर मानव में वहन के बारे में पता चल गया, तो हम सबसे पहले अब क्या काम करते हैं कि रुधिर नलिकाएँ जो हैं यानी कि धमनी एवं सिरा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो बोर्ड की पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धमनी एवं सिरा में प्रमुख अंतर क्या है या उसके अंतर के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे धमनी एवं सिरा में अंतर और इसके बाद फिर हम मानव हृदय के संरचना तथा इसके कार्य का वर्णन करेंगे। तो अब आपके मानव में वहन कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। ठीक है। चलिए बात करते हैं धमनी एवं सिरा में अंतर। देखिए बच्चों, धमनी एवं सिरा में अंतर पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर लेते हैं। धमनी का काम होता है कि हृदय से रुधिर को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना। ठीक है। और दूसरा जो हमारी सिरा है वो क्या काम करती है कि शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को हृदय में वापस लाती है। ठीक है। तो उसी प्रकार से इनकी संरचना भी बनी होती है। तो धमनी क्या करेगी? रुधिर को पहुंचाएगी। अब जब रुधिर हृदय से पंप किया जाएगा तो क्या होगा? उसकी दीवारों पर क्या होगा? प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से सबसे पहला पॉइंट हमारा यही बनता है कि धमनी की दीवार मोटी होती है। क्यों मोटी होगी? क्योंकि हृदय के द्वारा रुधिर को पंप किया जा रहा है, जिससे उस पर एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, दाब उत्पन्न होता है। और अगर दीवार पतली होगी तो वो क्या होगी? वहाँ से फट जाएगी और ब्लीडिंग हो जाएगी, शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर पहुँच नहीं पाएगा। तो पहला अंतर यही है कि धमनी की दीवार मोटी होती है। दूसरा, सिरा की अगर बात करें तो सिरा की दीवार पतली होती है। क्यों पतली होती है? कि शरीर के विभिन्न भागों से जब रुधिर हृदय में आता है तो उस पर दबाव उतना नहीं रहता है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी दीवार मोटी क्यों है और सिरा की दीवार पतली क्यों है। ठीक। दूसरा पॉइंट, धमनी हृदय से O2 युक्त रक्त, जिसको हम शुद्ध रक्त बोलते हैं, जो धमनी है हृदय से O2 युक्त रक्त शरीर के सभी अंगों तक ले जाती है। ठीक है। दूसरा, अगर सिरा में बात करें तो दूसरा पॉइंट बनता है कि सिरा शरीर के सभी अंगों से CO2 युक्त रक्त हृदय तक वापस लाती है। यहाँ पर थोड़ा आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है लिखने में। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो हमने ऑक्सीजन ग्रहण की या श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में आई फेफड़ों के द्वारा, तो वो कहाँ लाई गई? सीधी हृदय में लाई गई। और हृदय में लाने के बाद क्या किया गया? हृदय में लाने के बाद वह हमारे विभिन्न भागों में रुधिर के द्वारा पहुंचाई। ठीक है। तो जब हृदय के द्वारा वो जो रक्त जो O2 आया है वो हमारे हृदय में आया सबसे पहले,
और उसको जब पहुंचाया गया तो हमने बोला कि शुद्ध रक्त को धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब जब रक्त ये सभी भागों में पहुंचा गया तो वहाँ पर O2 कन्वर्ट हो गया CO2 में। अब CO2 वाला जो रक्त है उसको हमने अशुद्ध रक्त कहा है, तो वह अशुद्ध रक्त वापस भी लाना है हृदय में, और वापस लाने के बाद क्या होगा, हृदय से वो फेफड़े में ले जाया जाएगा, और फेफड़े से क्या होगा, वो CO2 बाहर निकाल दी जाएगी। ठीक है, तो सिराएं क्या करेंगी कि शरीर के विभिन्न भागों से CO2 युक्त रक्त, जिसको अशुद्ध रक्त कहा गया है, उसको वापस से हृदय में लाती हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। ठीक, अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है हमारा कि धमनियों में वाल्व नहीं होते हैं। ठीक है, वाल्व क्या काम करते हैं, वाल्व मतलब जब पीछे कोई चीज़ रक्त बहेगी तो उसको रोकने का काम करते हैं, तो ये धमनियों में नहीं पाए जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा है धमनियों में वाल्व नहीं होते हैं, जबकि सिरा में अगर बात करें तो सिराओं में वाल्व पाया जाता है, जिससे रक्त वापस पीछे ना आ सके। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कि धमनियों में क्या है, धमनी में प्रेशर है, दाब है, कौन उत्पन्न कर रहा है, हृदय, इसलिए वाल्व की आवश्यकता ही नहीं है, वो प्रेशर लगाया जा रहा है तो रक्त आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन सिराओं में वाल्व पाए जाते हैं, क्योंकि जब सिराओं में जब रक्त मोशन करता है, बहता है, तो वो पीछे भी जा सकता है। कभी कभी कंडीशन ऐसी आ सकती है उसमें प्रेशर जनरेट नहीं होता है तो वो पीछे जा सकता है, बैक प्रेशर हो सकता है उस पर, तो उसको बचाने के लिए इनमें वाल्व पाए जाते हैं, जिससे कि रक्त पीछे ना जाए, आगे ही बढ़ता रहे। ठीक, लास्ट पॉइंट आप देख लीजिए धमनियों में कि धमनी में रक्त तेज़ी से बहता है। क्यों तेज़ी से बहता है, उसका वही कारण है कि हृदय रक्त को पंप कर रहा है या गति प्रदान कर रहा है, जिससे कि धमनी में रक्त तेज़ी से बहता है, और सिराओं में रक्त धीमी गति से बहता है, क्योंकि वहाँ कोई प्रेशर नहीं है तो आराम से धीमे धीमे आ रहा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि अगर आपकी नस कट जाती है, बोलते हैं ना कि नस कट गई, तो वो अगर धमनी कट गई आपकी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में तेज़ी से रक्त बहता है, प्रेशर के साथ फव्वारा जैसा चल जाएगा अगर आपकी धमनी कट गई हाथ की तो। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हैं आपके, बहुत इजी हैं, और ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद कर लें। ठीक है, तो धमनी और सिरा में अंतर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है पेपर के लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे मानव हृदय, मानव हृदय की संरचना एवं उसके कार्य, कि वो किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं मानव हृदय, यानी कि मानव के शरीर का प्रमुख अंग। सबसे पहले हम इसकी संरचना की बात करें तो मानव का हृदय पेशियों का बना हुआ होता है, तथा इसका आकार एक मुट्ठी के आकार जितना होता है, और ये हमारे शरीर में हल्का सा बाएं तरफ स्थित रहता है। ठीक है, हृदय में O2 तथा CO2 युक्त दोनों प्रकार का रक्त जाता है। मैंने आपको बताया था कि हृदय क्या काम करता है, शुद्ध O2 युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में भेजता है, तथा CO2 अशुद्ध रक्त को भी वापस हृदय में लाया जाता है। तो वहाँ पर दोनों प्रकार के रक्त उपस्थित होते हैं, अतः इनको आपस में मिलने ना पाए, यानी कि मिलने न देने से, या इनको आपस में मिलने, O2 युक्त रक्त और CO2 युक्त रक्त को आपस में मिलने से बचाने के लिए इसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि हृदय में 4 कोष्ठ, या हृदय 4 कोष्ठों में बटा रहता है। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर ऊपर की ओर तथा 2 नीचे की ओर होते हैं। ठीक है, 2 कोष्ठक जो ऊपर होते हैं वो आलिंद कहलाते हैं, क्रमशः दाएं साइड वाला दायां आलिंद, बाईं तरफ वाला बायां आलिंद कहलाता है। इसी प्रकार से नीचे वाले जो 2 कोष्ठक होते हैं या जो चैम्बर होते हैं उनको हम निलय कहते हैं। दाईं ओर वाले को दायां निलय और बाईं ओर वाले को बायां निलय कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हृदय का आकार मुट्ठी के आकार जितना है, और इसलिए इसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ऊपर के चैम्बर या कोष्ठकों को आलिंद और नीचे के कोष्ठकों को निलय कहते हैं। ठीक है, और ऊपर की जो 2 कोष्ठक है वो दाएं आलिंद और बाएं आलिंद में बटे होते हैं, और नीचे के 2 कोष्ठक दाएं निलय और बाएं निलय में बटे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्यविधि की।
तो हृदय की जैसे कि आप यहाँ पर संरचना देख रहे हैं, यहाँ पर फोटो आपको सामने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे हृदय में 2 प्रकार का रक्त दिखाया गया है, एक गुलाबी कलर का है और एक थोड़ा ब्लू कलर का दिखाया गया है। जो गुलाबी कलर का रक्त है वो शुद्ध रक्त है, मतलब O2 युक्त रक्त, और जो थोड़ा नीले कलर का रक्त है जो कि हृदय के दाईं ओर है वो कैसा है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब CO2 युक्त रक्त। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब भी हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा तो कहाँ से जाएगा, हृदय के बाएं भाग से, क्योंकि बाएं भाग में ही शुद्ध रक्त है। और यहाँ से जब पंप होगा, संकुचन किया, जब हृदय संकुचित होगा तो ये रक्त यहाँ से शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा, और शरीर के विभिन्न भागों से रक्त जब वापस हृदय में आएगा तो वो किधर होगा, हृदय के दाईं ओर। ठीक है, तो चलिए इसकी कार्यविधि को एक बार आपको मैं बता देता हूँ, समझ लीजिए कि हृदय की कार्यविधि की अगर बात की जाए तो O2 युक्त रक्त कहाँ से आ रहा है, फुफ्फुस से। फुफ्फुस कहाँ है, फेफड़े, क्योंकि जब हमने ऑक्सीजन ग्रहण की तो कूपिकाओं के द्वारा O2 हमारे रुधिर में आ गया। ठीक है, O2 रुधिर में आ गई। ठीक है, तो ये फुफ्फुस से बाईं ओर स्थित, मैंने आपको बताया था बाईं ओर स्थित ऊपर की साइड जो भाग है उसको हमने बोला है निलय। तो बाईं ओर स्थित वाले कोष्ठक में सर्वप्रथम लाया जाता है। ठीक है, रुधिर एकत्रित होने के समय जब इसमें बाईं ओर के ऊपर वाले आलिंद में रुधिर एकत्र हो रहा होता है उस समय आलिंद शिथिल होता है, यानी कि संकुचित नहीं करता है। शिथिल मतलब एक शिथिल होना, यानी कि अपनी अवस्था में पड़ा रहना। ठीक है, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई संकुचन नहीं है, गति नहीं है, तो शिथिल रहता है। उस समय इसमें रुधिर एकत्र हो रहा होता है। तथा इसके नीचे स्थित जो बायां निलय है, जब वह फैलता है तो O2 युक्त रक्त बाएं आलिंद से बाएं निलय में आ जाता है। देखिए एक बार और समझ लीजिए कि जो बायां आलिंद है वो स्थिर है, उस समय रक्त उसमें आ रहा है, एकत्र हो रहा है। ठीक है, दूसरा इसके नीचे उपस्थित है बायां निलय। बायां निलय जब फैलेगा तो क्या होगा, बायां आलिंद जो ऊपर वाला है वो संकुचित होगा। जब वो संकुचित होगा बाएं निलय में यह रक्त आ जाएगा। ठीक है, तो O2 युक्त रक्त बाएं आलिंद से बाएं निलय में आ जाता है। तथा अब क्या होगा, जब बायां निलय संकुचित होगा, यानी कि ऊपर वाला संकुचित हुआ तो नीचे रक्त आ गया। अब जब नीचे वाले निलय में, बाएं निलय में रक्त आ गया तो अब वहाँ वो भी संकुचित होगा। जब संकुचित होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर बाल्ब लगे होंगे, तो बाल्ब लगे होने से क्या होगा कि यह रक्त बाएं आलिंद में नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, किधर जाएगा, इसमें ये महाधमनी से होता हुआ, आपको ये फिगर में दिखाई गई है, महाधमनी से होता हुआ ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जब बायां आलिंद स्थिर रहा तो उसमें रक्त भरा, जब उसमें रक्त भर गया तो बायां निलय फैल गया। बायां निलय जब फैल गया तो बायां आलिंद ऊपर वाला क्या हुआ, संकुचित हुआ, उस समय बायां निलय भर गया आपका। और बायां निलय जब संकुचित हुआ तो महाधमनी के द्वारा यह शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया गया। ठीक है, इसके बाद ऊपरी दायां आलिंद, अब हम आलिंद दाईं तरफ की बात कर ले रहे हैं, बाएं ने तो अपना काम कर दिया, शुद्ध रक्त को पहुंचा दिया है। अब देखो क्या होता है, इसके बाद ऊपरी दायां आलिंद या दायां कोष्ठ जब फैलता है, जब ऊपर का जो दायां आलिंद है वो फैल जाता है तो शरीर से अशुद्ध रक्त, जिसको हमने बोला है CO2 युक्त रक्त, इसमें एकत्र हो जाता है। तथा इसके बाद क्या होगा, जब एकत्र हो गया तो फिर इसके बाद होता है क्या है कि दायां आलिंद संकुचित होने पर यह रक्त दाएं निलय में प्रवेश कर जाता है। यानी कि सबसे ऊपर वाला जो भाग है, जब उसमें रक्त भर गया फिर वो संकुचित हुआ, दायां आलिंद संकुचित हुआ। दायां आलिंद जब संकुचित होगा तो वह रक्त दाएं निलय में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, और जिस समय यह प्रवेश कर जाएगा उस समय यह फैला हुआ रहेगा, और जब दायां निलय भर गया रक्त से तो उसमें भी संकुचन होगा, और दाएं निलय के संकुचन होने से CO2 युक्त रक्त यानी कि अशुद्ध रक्त वापस शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस में पंप कर दिया जाता है, यानी कि फेफड़े में वापस चला जाएगा। वहाँ पर क्या होगा, उसमें से CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है,
तो शुद्ध रक्त फिर वापस आ जाएगा। तो आलिंद की तुलना में निलय की भित्ति मोटी होती है। ये तो काम हो गया पूरे उसका। अब मैं बता देता हूँ कि जो आलिंद और निलय है उनमें क्या अंतर है। तो जो आलिंद है उसकी तुलना में अगर हम बात करें तो निलय की जो भित्ति होती है वह मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? क्योंकि आलिंद से रक्त आया निलय में और निलय के द्वारा पंप किया जा रहा है। ठीक है, तो निलय के द्वारा शरीर में भी जा रहा है और निलय के द्वारा फुफ्फुस में भी जा रहा है। तो इसीलिए नीचे वाली जो निलय है उनकी दीवारें मोटी होती हैं। ठीक है। दूसरा, निलय द्वारा रक्त शरीर में पंप किया जाता है और इस पर दाव भी रहता है। दूसरी बात ये भी है कि निलय के द्वारा ही शरीर में रक्त पंप किया जाएगा और इनकी दीवारों पर प्रेशर यानी कि दाब जनरेट हो जाता है और इसीलिए इनकी भित्ति मोटी रहती है। पतली होगी तो वह वहाँ से फट सकती है। दूसरा, आलिंद एवं निलय के संकुचन के समय, जब आलिंद और निलय संकुचित होते हैं तो उस समय जो आपका रुधिर है वह उल्टी दिशा में ना प्रवाह करे, इसलिए उसमें वाल्व लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये वाल्व क्या करते हैं? रक्त को उल्टी दिशा में प्रवाह होने से रोकते हैं और रुधिर वापस नहीं जाता है। इस प्रकार से हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके बिना थके रक्त को शरीर में पंप करता रहता है और जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक ये हृदय उसका काम करता है। व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात हृदय बंद हो जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक क्या है? ये जो हमारी धमनियां हैं इनमें ब्लॉकेज हो जाता है। जब ज़्यादा हम लोग वसा युक्त खाना खाते हैं तो क्या होगा? हमारा रक्त गाढ़ा हो जाएगा और ये धमनियों का मार्ग संकुचित हो जाएगा, पतली हो जाएंगी और रुधिर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में नहीं पहुंच पाएगा, हमारे हृदय में भी नहीं पहुंच पाएगा, जिससे आदमी को हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें और इसका फिगर बनाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेपर में ये 5 नंबर में आएगा और वहाँ पर आपको इसका चित्र भी बनाना है और इसकी कार्यविधि भी लिखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर में 2 पार्ट बन गए हैं। एक और अब ये बहुत बड़ा पार्ट बन जाएगा, 44 मिनट का तो हो गया, 42 से 40 मिनट का होने वाला है, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन और बच रहा है, उत्सर्जन। ठीक है, अभी उत्सर्जन से पहले हमको वनस्पतियों में वहन भी थोड़ा पढ़ना है, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में 3rd पार्ट में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 के 3rd पार्ट में। ये चैप्टर नंबर 6 का 2nd पार्ट है, तो आप लोग 3rd पार्ट में वनस्पति में वहन और उत्सर्जन 2 चीज़ें वहाँ पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए आराम से पढ़िए, घर में रहिए और बाहर नहीं निकलिए। कोरोना काल चल रहा है और जब भी आपको स्कूल में बुलाया जाए उस हिसाब से आप आएँ, कॉपी जमा करें अपनी और जो भी बताया जाए उसके हिसाब से आप नियम को फॉलो करें। ठीक है, चलिए, और ये अपने सभी दोस्तों को भी भेज दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास ये ऑटोमेटिक आ जाए, मुझे सेंड करने की आवश्यकता भी ना हो। जैसे ही मैं अपलोड करूं वैसे ही आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मैसेज आ जाएगा तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।